तुम हमें बदनाम कर रहे हो शेखावत। बाकी टीमें पहले ही 2 दिन आगे हैं, रोहन मल्होत्रा ने कहा, सफेद चमचमाते ओवरो नल में खड़ा, हाथ बांधे, मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हुआ। मैंने अपने क्लिप बोर्ड से नजर नहीं हटाई, बस मुख्य ड्रिल शाफ्ट पर प्रेशर गेज चेक करता रहा, हर रीडिंग को ऐसे कॉलम में दर्ज करता हुआ जो एकदम सटीक मिलनी चाहिए थी। अगर गड़बड़ होती तो समस्या छोटी नहीं होती, जानलेवा हो सकती थी। मेरा नाम राजीव शेखावत है, उम्र 48 साल। इनमें से 22 साल मैंने समुद्री तेल रिग्स पर बिताए हैं, ज्यादातर काकीनाडा के तट से 50 किलोमीटर दूर सूर्यवाहन प्लेटफॉर्म 6 पर। ऐसी जगह जहां गलतियां सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी की कजीमत लेती है। रोहन को यहां आए अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे। नया सुपरवाइजर था, हेड ऑफिस ने भेजा था, उत्पादन दक्षता और ऑपरेशनल स्ट्रीमलाइनिंग जैसे शब्दों के साथ। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो मुख्यालय की चमक थी, जो इस रिग को लोगों की जगह आंकड़ों में देखती थी। नया लड़का था, ज्यादा से ज्यादा 35 साल का। हैदराबाद हेड ऑफिस ने उसे भेजा था बड़े बड़े शब्दों के साथ, उत्पादन दक्षता और संचालन सुव्यवस्था। ऐसे लोगों को मैंने पहले भी देखा है। ये सेकेंडरी वॉल्व असेंबलीज में दबाव पैटर्न सामान्य नहीं है, मैंने कहा, अब भी ऊपर न देखे बिना। रात की शिफ्ट से पहले पूरी डायग्नोस्टिक चलानी पड़ेगी। हे भगवान, रोहन बड़बड़ाया, उसमें तो 4 घंटे लगेंगे, हम पहले ही शेड्यूल से पीछे हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया। वह थोड़ा और करीब आया, अपनी आवाज नीची करते हुए, हालांकि हमारे चारों ओर गूंजते मशीनों के शोर में गोली की आवाज भी दब जाती। देखो, मुझे पता है कि तुम यहां के पुराने हो, उसने कहा, लेकिन ऊपर से दबाव बहुत है। हमें काम पूरा करना है, न कि बार बार उन मशीनों को चेक करना जो पिछले महीने ही सर्विस हुई थीं। मैंने आखिरकार उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से साफ मुंडा हुआ था, लेकिन उस पर अब समुद्री हवा की वजह से थकान की परतें दिखने लगी थीं। मगर उसकी आंखों में अब भी शहर की वो चमक थी, जैसे ये रिग उसके लिए सिर्फ स्प्रेडशीट पर आंकड़ों का एक कॉलम हो, न कि एक धातु का द्वीप जहां 16 लोग रात को सोते हैं। प्राथमिक कपलिंग्स में ऐसी घिसावट दिख रही है जो 4 हफ्तों में नहीं होनी चाहिए थी, मैंने कहा। या तो रिप्लेसमेंट पार्ट्स घटिया हैं, या जब मैं ड्यूटी पर नहीं होता तो कोई सिस्टम को उसकी सीमा से ज्यादा चला रहा है, या फिर शायद सब कुछ ठीक है, रोहन बोला, और तुम जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रहे हो। मैंने तुम्हारे लॉग्स देखे हैं, वो बोला। तुम बाकी 3 प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर जितनी सेफ्टी रिपोर्ट्स भेजते हो, उससे ज्यादा अकेले करते हो। मैंने अपना क्लिपबोर्ड बाजू में दबा लिया। ऐसा है क्या? हाँ, और मुझे शक है कि ये इसलिए नहीं कि इस रिग में वाकई ज्यादा समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी नौकरी को सही ठहराने के लिए कागजी कार्यवाही कर रहे हो। मैंने सिर हिलाया जैसे मैं उसके शब्दों पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं, लेकिन अंदर कहीं कुछ सिकुड़ गया। वो एहसास पिछले कई हफ्तों से हो रहा था, एक धीमा दबा हुआ तनाव जो मीटर से पहले बता देता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। मैं रिपोर्ट तुम्हारी टेबल पर शिफ्ट खत्म होने तक भेज दूंगा, मैंने कहा, और फिर वॉल्व की ओर मुड़ गया। जल्दी करो, उसने कहा, हमें ड्रिलिंग लक्ष्य पूरे करने हैं। वो चला गया और मैं उसे जाते हुए देखता रहा। पेट में उठती हुई बेचैनी और गहरी हो गई। मैंने रैंक के पायदान पार कर यह मुकाम हासिल किया था। 26 साल की उम्र में मैंने एक सामान्य वर्कर के तौर पर शुरुआत की थी। उससे पहले नेवी में 5 साल गुजरे थे, जहां सीखा था मशीनें कैसे चलती हैं और कैसे फेल होती हैं। उस वक्त खाड़ी का इलाका एकदम वाइल्ड वेस्ट जैसा था। कंपनियां शॉर्टकट लेती थीं और मजदूर अपनी उंगलियां खो देते थे, या उससे भी बुरा। मेरे तीसरे साल में मैंने अपनी आंखों से देखा कि पास के प्लेटफॉर्म पर एक प्रेशर वॉल्व फटा। धमाका इतना भयानक था कि 3 लोगों की जान चली गई। उनमें से एक ने मुझे पाठ पिछली रात अपनी नवजात बेटी की तस्वीरें दिखाई थीं। उस दिन के बाद मैंने एसएफटी प्रोटोकॉल को धर्म की तरह अपनाया, हर मैनुअल पढ़ा, रात की क्लासों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चिन्ह सीखी, धीरे धीरे इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट स्मी बना, फिर सेफ्टी ऑफिसर स्मुकिस्के। मेरी पहचान बनने लगी थी। उस आई का सामन थी, वो इंसान जो तब तक ड्रिलिंग को मंजूरी नहीं देता जब तक सब कुछ ठीक से चेक ना हो जाए। शुरुआत में कई क्रूज मुझसे नफरत करते थे, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि मैं कंपनी के मशीनों की नहीं, परेगो यहाँ उनकी जान की सुरक्षा कर रहा हूं, तब उनका रवैया बदल गया। मेरी पूर्व पत्नी रंजना सर कभी नहीं समझ पाई कि मैं मैनेजमेंट की जमीन वाली नौकरियां हैं क्यों ठुकरा देता था। तुम टाई पहन सकते हो, वीकेंड्स पर घर रह सकते हो, वो कहती। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि बोमे से मुझे वहां रहना जरूरी लगता था जहां मशीनें चलती थीं। मैं ड्रिल बिट को हैदराबाद के ऑफिस में बैठकर नहीं देख सकता था।
जब वो कारी 8 साल पहले बरत चली गई तो कहा था कि ये हमारी 14 दिन की शिफ्ट रोटेशन में उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे पता था असल वजह यह थी कि जब मैं घर पर भी होता तब भी मेरा दिमाग रिग पर ही रहता था, किसी न किसी प्रोटोकॉल या मेंटेनेंस शेड्यूल को लेकर। कुछ लोग पारिवारिक जीवन के लिए बने होते हैं, मैं उन लोगों की जान बचाने के लिए बना था। रोहन के आने से 2 महीने पहले से मैंने कुछ बदलाव महसूस करने शुरू किए। नई मशीनें आ रही थीं, उनके साथ इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट तो होते लेकिन असली इंस्पेक्शन मार्क्स नहीं। मेंटेनेंस लॉग्स पर साइन तो होते थे लेकिन डिटेल में कुछ नहीं लिखा होता था। जो सप्लाई ऑर्डर में भेजता था वो बाद में बदल दिए जाते। सस्ते घटिया पार्ट्स लगने लगे थे। मैंने ये सब बात अपने पुराने सुपरवाइजर बयान मुकेश भंडारी औंट को बताई। वो गहरी सांस लेते हुए बोले, बजट कटौती चल रही है। पिछले साल के दाम गिरने के बाद से कॉरपोरेट हर प्लेटफॉर्म को कस रहा है। लेकिन ये वो चीजें नहीं हैं जहां कटौती की जाए, मैंने कहा। हम सेफ्टी के मूल उपकरणों की बात कर रहे हैं। मुकेश ने बस सिर हिला दिया। मैंने भी आवाज उठाई, राजीव। लेकिन कुछ नहीं बदला। अब वो नए लोग ला रहे हैं, संचालन को स्मार्ट बनाने के लिए। यही शब्द इस्तेमाल हुए थे, नया खून, संचालन अनुकूलन। 1 घंटे के भीतर रोहन मल्होत्रा गुस्से से भरा हुआ परीक्षण क्षेत्र में आ धमका। ये क्या तमाशा है? उसने दहाड़ते हुए पूछा। हम ड्रिलिंग सीक्वेंस के बीच में हैं। ब्लॉड प्रिवेंटर ठीक से काम नहीं कर रहा, मैंने शांत लहजे में कहा। हमें इसके पुर्जे बदलने होंगे और पूरी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। ये तो अभी सर्विस हुआ था, वो थूकते हुए बोला। मैंने खुद उस पर साइन किया था। हाँ, मैंने सिर हिलाया। यही तो असली समस्या है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मतलब जिसने ये सर्विस की उसने घटिया और अनधिकृत पार्ट्स का इस्तेमाल किया, और जिसने उस पर साइन किया या तो उसे समझ ही नहीं थी कि वो क्या देख रहा है या परवाह नहीं थी। हमारे चारों ओर मौजूद टीम एकदम चुप हो गई थी। सभी इस टकराव को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। अब बहुत हो गया शेखावत। रोहन की आवाज अचानक खतरनाक स्तर तक नीची हो गई। अपना सामान बांध लो, तुम दोपहर की हेलीकॉप्टर में जा रहे हो। मैंने ना कोई बहस की ना आवाज उठाई, बस परीक्षण उपकरण समीर राठी को सौंपते हुए कहा, पूरी रिपोर्ट बनाओ, जो भी मिले सब दस्तावेज बनाओ। रोहन मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब मैं आवाज ब्लॉक की ओर बढ़ा, तुम्हें लगता है कि तुम अमूल्य हो क्योंकि तुम यहां वर्षों से हो, उसने ताना मारा। पर असल में तुम बस महंगे और धीमे हो। हमें प्रोडक्शन लक्ष्य पूरे करने हैं। तुम्हारा ये सेफ्टी का पागलपन कंपनी को पैसे का नुकसान पहुंचा रहा है। मैं रुक गया और उसकी ओर मुड़ा। तुम जानते हो कि असली नुकसान क्या होता है? अंत्येष्टि के खर्चे, कोर्ट केस और पर्यावरण की सफाई का बिल। उसने अपनी उंगली मेरी छाती पर जोर से मारी। तुम्हें बर्खास्त किया जाता है, अनुशासनहीनता और संचालन में बाधा के लिए। कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और अपने क्वार्टर में जाकर बैग पैक करने लगा। कपड़े समेटते समय मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। ये टकराव तो उसी दिन से तय था जब रोहन यहां आया था। मैंने पैटर्न पहचान लिया था, समझ गया था कि कॉरपोरेट का दबाव है। ज्यादा ड्रिलिंग, ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मुनाफा। और रोहन उनका हथियार था, जो रास्ते की हर चीज को तोड़ने आया था, चाहे वो सेफ्टी प्रोटोकॉल ही क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। उन्हें लगा कि मैं बस एक जिद्दी बूढ़ा मजदूर हूं जो प्रगति के रास्ते में खड़ा है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पिछले 8 महीनों से मैं क्या कर रहा था। हेलीकॉप्टर की उड़ान जो मुझे काकीनाडा वापस ला रही थी शोरगुल से भरी थी, हमेशा की तरह। लेकिन इस बार, पहली बार, मेरे दिमाग में ना तो मीटर की रीडिंग चल रही थी, ना मेंटेनेंस शेड्यूल, बल्कि अगला कदम क्या होगा, बस यही सोच रहा था। कई सालों में पहली बार मेरे दिमाग में ना तो वर्क रीडिंग्स, ना मेंटेनेंस शेड्यूल और ना ही क्रू रोटेशन घूम रहे थे। इस बार मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था, अगला कदम। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा अपार्टमेंट खाली खाली और धूल से भरा हुआ लग रहा था। मैं अभी अभी एक 21 दिन की एक्सटेंडेड रोटेशन से लौटा था। एक अन्य निरीक्षक के लिए कवर कर रहा था जिसकी टांग टूट गई थी। 3 हफ्ते प्लेटफॉर्म पर और अब अचानक कुछ नहीं। 7 दिनों की छुट्टी के बाद लौटने के लिए अब कोई नौकरी नहीं थी। मैंने नहाया, राजमा चावल ऑर्डर किया, पिज्जा नहीं, क्योंकि दिल्ली की थकान में वो ज्यादा सुकून देता है, और लैपटॉप खोला। सबसे पहले मैंने पिछले 1 महीने में इकट्ठा की गई सभी फोटो, दस्तावेज और नोट्स को एक बाहरी ड्राइव में बैकअप किया। फिर मैंने सूर्यवाहन पेट्रोटेक एलटीडी की मानव संसाधन एचआर टीम को एक ईमेल ड्राफ्ट किया। यह पत्र प्लेटफॉर्म 6 पर असुरक्षित कार्य स्थितियों और जानबूझकर किए गए सुरक्षा उल्लंघनों के संबंध में औपचारिक शिकायत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
मैंने ऐसे कई उदाहरण दर्ज किए हैं जहां महत्वपूर्ण उपकरणों का ठीक से रखरखाव नहीं हुआ, सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई और वैध चिंताओं को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। मैंने 20 पन्नों की डिटेल रिपोर्ट संलग्न की है, जिसमें तारीखें, विशिष्ट उल्लंघन और फोटोग्राफिक सबूत शामिल हैं। मैंने सेंड दबाया और फिर सो गया। 3 दिन बीते, फिर जवाब आया, एचआर से नहीं बल्कि कंपनी के कानूनी सलाहकार लॉरेंस वर्मा से, अर्थात रेवन क्रेस्ट एनर्जी, अब सूर्यवाहन। ईमेल छोटा था, पेशेवर था और साफ तौर पर मुझे चुप कराने के उद्देश्य से लिखा गया था। श्री शेखावत, हमने आपकी शिकायत प्राप्त की और एक आंतरिक जांच की है। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि प्लेटफॉर्म 6 पर सभी संचालन स्वीकार्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत हो रहे हैं। आपकी सेवा समाप्ति का कारण दर्ज, प्रदर्शन संबंधी मुद्दे और उत्पादन में अनावश्यक देरी थी। यदि आप आगे कोई झूठे आरोप लगाते हैं तो कंपनी आपके विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज करने का अधिकार रखती है। सादर, लॉरेंस वर्मा, मुख्य कानूनी अधिकारी। मैंने वह मेल 2 बार पढ़ा, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। हैरान नहीं हुआ, लेकिन मन का एक कोना अब भी ये उम्मीद कर रहा था कि शायद कंपनी को सच में सुरक्षा की चिंता होगी। बिल्कुल मूर्खता थी, पर उम्मीद भी तो एक आदत है। अगली सुबह मैंने 2 फोन कॉल किए। पहली कॉल थी आदित्य रॉय को, एक पूर्व सहकर्मी जो अब मात से ऑफशोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा था, जो सूर्यवाहन पेट्रोटेक का एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी था। हमने बंदरगाह के पास एक समुद्री भोजन वाले ढाबे में दोपहर का भोजन किया। सूर्यवाहन महीनों से शॉर्टकट ले रहा है, आदित्य ने कहा, अपनी ग्रिल्ड मछली के टुकड़े काटते हुए। सिर्फ तुम्हारा प्लेटफॉर्म नहीं, पूरे ऑपरेशंस पर शेयर होल्डर्स का दबाव है। पिछली तिमाही में जो ड्राई वेल मिला था, उसके बाद से 18% शेयर गिर गए हैं। वो किसी की जान ले बैठेंगे, मैंने कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक ये लोग सीमाओं को लांघते रहेंगे। वो थोड़ा झुककर बोला, देखो राजीव, अगले महीने एक पद खाली हो सकता है, सीनियर सेफ्टी स्पेशलिस्ट का। वो काम उतना फील्ड बेस्ड नहीं होगा जितना तुम करते थे। धन्यवाद, मैंने कहा, लेकिन मुझे ये सब पहले पूरा करना है। दूसरी कॉल थी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रवर्तन ब्यूरो, एनएसआईबी, के क्षेत्रीय कार्यालय को। मैं पिछले कुछ महीनों से उन्हें रिपोर्ट की प्रतियां भेजता रहा था। ये नियमित प्रक्रिया थी, लेकिन अब मुझे सुनिश्चित करना था कि वो समझें कि असल में हो क्या रहा है। फोन पर एक महिला ने उत्तर दिया, शिष्टतापूर्वक मेरी बात सुनी, फिर मुझे उनके पर्यवेक्षक से जोड़ दिया। वो पर्यवेक्षक मुश्किल से 30 सेकंड तक मेरी बात सुन पाया, फिर मुझे बीच में रोक दिया। श्री शेखावत, मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं, लेकिन हम हाल ही में निकाले गए कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर कोई जांच शुरू नहीं करते जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो। मेरे पास सबूत हैं, मैंने कहा। 8 महीनों की डॉक्यूमेंटेशन। हम हर साल सैकड़ों शिकायतें प्राप्त करते हैं, उसने कहा। अधिकांश सिर्फ असंतुष्ट कर्मचारियों की होती हैं या आंतरिक झगड़े। हमारे पास नियमित निरीक्षण शेड्यूल हैं। अगर प्लेटफॉर्म 6 पर कोई समस्या है तो वह उस दौरान पकड़ में आ जाएगी। तब तक बहुत देर हो सकती है, मैंने कहा। मैं आपकी निराशा समझता हूं, उसने जवाब दिया, लेकिन हमारे पास प्रक्रिया है, हमें उसका पालन करना होता है। शुभ दिन, श्री शेखावत। फोन कट गया। मैं वहीं बैठा रह गया, फोन हाथ में लिए हुए, उस सच्चाई का बोझ महसूस करता हुआ जिसके खिलाफ मैं खड़ा था। एक हजारों करोड़ की कंपनी, सरकारी संस्थाएं जिनके संसाधन सीमित हैं, और अंतहीन कागजी प्रक्रिया, और उनके सामने सिर्फ मैं, एक आदमी, एक फाइल लेकर जिसमें दर्ज हैं वो सभी उल्लंघन जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता जब तक मजबूर ना हो। मेरी बर्खास्तगी के 2 हफ्ते बाद मैं अब भी अपने विकल्पों पर विचार कर ही रहा था कि समीर राठी, पहले जेसन पार्कर का कॉल आया। यह पहली बार था जब वह रिग से उतरा था मेरे जाने के बाद। राजीव, उसने धीमी आवाज में कहा। हालांकि वो जमीन से ही कॉल कर रहा था, फिर भी आवाज में सावधानी थी। वहां हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हम एक छोटे से ढाबे पर मिले, ऐसा स्थान जहां आमतौर पर तेल और गैस इंडस्ट्री के लोग नहीं जाते। समीर थका हुआ लग रहा था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने इधर उधर देखा, फिर एक यूएसबी ड्राइव मेरी ओर सरका दी। उन्होंने उत्पादन 30% तक बढ़ा दिया है, उसने कहा। ड्रिल मोटर 24 घंटे 7 दिन फुल कैपेसिटी पर चल रही है। इससे सेकेंडरी कंटेनमेंट सिस्टम्स में माइक्रो क्रैक्स आ रहे हैं। मैंने ड्राइव को अपनी जेब में रख लिया। रोहन को सब पता है? समीर ने सिर हिलाया। वो कहता है कि सब कुछ ऑन ऑपरेशनल पैरामीटर के अंदर है। लेकिन राजीव, वह थोड़ा झुक कर बोला,
पिछले हफ्ते हमें एक जबरदस्त प्रेशर स्पाइक मिला, जिससे इमरजेंसी शटडाउन ट्रिगर होने ही वाला था। पर कारण की जांच करने के बजाय रोहन ने अलार्म की सेंसिटिविटी ही घटवा दी। मेरा जबड़ा कस गया। क्या कोई और कुछ बोल रहा है? कोई नहीं जो अपनी नौकरी बचाना चाहता हो। समीर अपनी कॉफी को घूरता रहा। एक और बात है, मैं रोहन के ऑफिस में रिपोर्ट जमा करने गया था। उसका कंप्यूटर खुला हुआ था। एक मेल था किसी हेड ऑफिस के अधिकारी से, जिसमें लिखा था कि किस मेंटेनेंस को छोड़ना है और कौन से निरीक्षण को तेज ट्रैक करना है। ये सिर्फ रोहन की बात नहीं है, ये ऊपर से आ रहा है। उस रात मैंने समीर द्वारा दिए गए फाइल्स की समीक्षा की। इक्विपमेंट लॉग्स, प्रेशर रीडिंग्स और निरीक्षण रिपोर्ट्स, जिनमें नकली हस्ताक्षर थे। पर सबसे खतरनाक चीज थी एक वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसे समीर ने गुप्त रूप से बनाया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रोहन ने नाइट क्रू को आदेश दिया था कि एक हाई प्रेशर ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान एक सेफ्टी वॉल्व को बायपास कर दें। ये सीधे तौर पर भारत सरकार की सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था, जिस पर आपराधिक मुकदमा तक चल सकता था। मैं जानता था कि सिर्फ मेरे शब्दों पर आधारित शिकायत से एनएसईबी, सरकारी संस्था, अब असर में नहीं आएगी। लेकिन अब इस नए सबूत के साथ, खासकर वो वीडियो, मेरे पास कुछ ठोस था, ऐसा जिसे वो अब नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अगली सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर विशाखापत्तनम, न्यू ऑर्लिन्स के स्थान पर स्थित एनएसआईबी, नेशनल सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट ब्यूरो के क्षेत्रीय मुख्यालय पहुंचा। मैं पहले ही फोन करके निरीक्षण अधिकारी दिया राव से मुलाकात तय कर चुका था। वो उस पहले पर्यवेक्षक से बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा, वीडियो 2 बार देखा और लगातार नोट्स बनाती रहीं। ये बहुत गंभीर मामला है श्री शेखावत, उन्होंने अंत में कहा, खास तौर पर सूर्यवाहन की पुरानी सुरक्षा रिकॉर्ड को देखते हुए। उनका सुरक्षा रिकॉर्ड? मैंने पूछा। दिया ने मुझे गौर से देखा, फिर अपना कंप्यूटर स्क्रीन मेरी ओर घुमा दिया। स्क्रीन पर सूर्यवाहन पेट्रोटेक लिमिटेड की एक आंतरिक एनएसईबी डेटाबेस खुली थी, जिसमें पिछले 3 वर्षों के कंप्लायंस रिकॉर्ड थे। हर साल दर्जनों उल्लंघन दर्ज थे, जिनमें अधिकांश पर सिर्फ न्यूनतम जुर्माना लगाया गया था, कोई भी सार्वजनिक नहीं किया गया था। हमारी वॉच लिस्ट पर हैं ये लोग, दिया ने समझाया। लेकिन ये बहुत चालाक हैं। ये हर उल्लंघन को अलग अलग प्लेटफॉर्म और डिवीजन में बांट देते हैं। कभी भी एक जगह इतना बड़ा नहीं होने देते कि हम पूरी जांच शुरू कर सकें। फिर वो स्क्रीन स्क्रॉल करती रहीं, जब तक कि प्लेटफॉर्म 6 तक नहीं पहुंच गईं। अब शायद मामला अलग हो। मैं स्क्रीन को देखता रहा, मन में एक ठंडी सख्त गुस्से की लहर उठने लगी। ये सिर्फ पैसों की बचत के लिए शॉर्टकट लेने की बात नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश थी। उन्हें पता था कि वो कितनी दूर तक जा सकते हैं बिना गंभीर परिणामों का सामना किए, और वो कई सालों से उसी रेखा पर नाच रहे थे। उन्होंने मुझे मेरी ड्यूटी निभाने की सजा दी, मैंने शांत स्वर में कहा। लोगों की जान बचाने की सजा। दिया ने स्क्रीन बंद की और अपने हाथ मोड़ लिए। श्री शेखावत, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं, अगर हम इस मामले को आगे बढ़ाते हैं तो सूर्यवाहन पूरी ताकत से पलटवार करेगा। उनके पास वकीलों की पूरी फौज है। वो आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि आप असंतुष्ट कर्मचारी हैं, अयोग्य हैं, या फिर आपने खुद सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। 22 साल का अनुभव है और रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। उसने सिर हिलाया। अच्छा है, उसने कहा, क्योंकि मुझे आपकी औपचारिक गवाही चाहिए होगी। शायद लिखित बयान, शायद अदालत में गवाही भी। जो भी जरूरी हो, मैंने जवाब दिया। एक प्रक्रिया होती है, उसने चेताया। हम कल ही उन्हें बंद नहीं कर सकते। मैं समझता हूं, मैंने कहा, लेकिन जो लोग उस प्लेटफॉर्म पर हैं, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगले 3 हफ्तों तक मैं दिया राव और उनकी टीम के साथ करीबी तौर पर काम करता रहा। मैंने उन्हें हर सबूत के टुकड़े को विस्तार से समझाया, हर उल्लंघन के तकनीकी पक्ष को बताया और यह स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म 6 पर संचयी जोखिम कैसे बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान मैं समीर राठी के साथ लगातार संपर्क में बना रहा, जो मुझे रिग से ताज़ा जानकारी भेजता रहता था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने 2 बार प्रेशर सिस्टम में निकटतम दुर्घटनाओं से बाल बाल बचा लिया था, और फिर भी रोहन अभी और तेज ड्रिलिंग का दबाव डाल रहा था। शॉर्टकट लिए जा रहे थे और क्रू के सदस्य पहले से ज्यादा बेचैन और डरे हुए थे। एक कॉल पर समीर ने कहा, आधा स्टाफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट देना चाहता है, लेकिन सब डरते हैं कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उन्हें कहो कि हर चीज का दस्तावेज बनाएं, मैंने कहा, और तैयार रहें। दिया ने मुझे प्रक्रिया समझाई थी। सबसे पहले एक बिना पूर्व सूचना वाला निरीक्षण किया जाएगा, लेकिन उसकी सीमा सीमित होगी, सिर्फ नियमित अनुपालन की जांच पर केंद्रित। अगर वहां कुछ गंभीर मिला तो उसकी बुनियाद पर एक व्यापक जांच शुरू की जा सकती थी। हमें अपनी केस को अजेय बनाना होगा, दिया ने कहा था।
ये कंपनियां कोर्ट में हमें पहले भी चुनौती दे चुकी हैं और अगर हम जरा भी प्रक्रिया से हटते हैं तो वो केस जीत जाती हैं। मैं इस प्रशासनिक नृत्य को समझता था, लेकिन यह जानकर धैर्य रखना मुश्किल था कि वहां क्या हो रहा था। फिर दिया का कॉल आया। हमने प्रारंभिक निरीक्षण अगले मंगलवार को तय कर दिया है, उसने कहा। लेकिन एक समस्या है। सूर्यावहान की कानूनी टीम से किसी ने हमारे डायरेक्टर से संपर्क किया है। उन्हें आभास हो गया है कि कुछ आने वाला है। वो सबूत छिपा देंगे, मैंने तुरंत कहा। संभवतः, दिया ने सहमति में सिर हिलाया। इसीलिए हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। मैं एक ऐसे निरीक्षण विशेषज्ञ को भेज रही हूं जो साथ ही एक सर्टिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, जो अस्थायी मरम्मत के बावजूद भी समस्याओं को पकड़ सकता है। निरीक्षण के एक दिन पहले मैं सो नहीं पाया। मैं अपने अपार्टमेंट में टहलता रहा, हर कुछ मिनट में फोन चेक करता, समीर की अपडेट का इंतजार करता। आधी रात के आसपास उसका मैसेज आया। रोहन ने सबको ओवर टाइम में लगा रखा है, कुछ ठीक नहीं करवा रहा, बस सब कुछ साफ करवाकर छिपा रहा है। मैंने वो मैसेज दिया को फॉरवर्ड कर दिया। उसका जवाब तुरंत आया। उम्मीद थी, हमारी टीम तैयार है। मंगलवार की सुबह निरीक्षण टीम प्लेटफॉर्म 6 के लिए रवाना हो गई। प्रक्रिया के अनुसार मैं उनके साथ नहीं जा सकता था, न ही निरीक्षण के दौरान उनसे कोई सीधा संपर्क रख सकता था। इसलिए मैं दिया के कार्यालय में बैठा रहा, दस्तावेजों की समीक्षा करता रहा और मानसिक रूप से तैयार होता रहा कि जो कुछ भी मिलेगा उसका सामना कैसे करना है। घंटों बीत गए। टीम को दोपहर 3 बजे तक वापस आ जाना था, लेकिन 4:30 तक भी कोई सूचना नहीं आई। फिर मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से टेक्स्ट। बीओपी टेस्ट में फेल हो गया। निरीक्षक ने समीक्षा बढ़ा दी है। रोहन पागल हो गया है। यह मैसेज या तो समीर का था या टीम का कोई और सदस्य। मैंने वो मैसेज दिया को दिखाया। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। यह अनोनी की विशेषज्ञता का क्षेत्र है, ब्लो आउट प्रिवेंटर्स। अगर उसने निरीक्षण बढ़ा दिया है तो कुछ बड़ा और ठोस मिला है। शाम 6:12 पर दिया का फोन बजा। वो कई मिनटों तक कॉल पर रही, बीच बीच में कुछ सवाल पूछती रही और मैं उसकी भाव भंगिमा पढ़ने की कोशिश करता रहा। फोन काटने के बाद उसने मेरी तरफ देखा, चेहरे पर गंभीर संतोष था। हमें लेवल 3 समीक्षा के लिए पर्याप्त सबूत मिल गए हैं, उसने कहा। कई गंभीर उल्लंघन पाए गए। उसमें वो बीओपी सिस्टम भी शामिल है जिसकी तुमने पहले से चेतावनी दी थी। एंथनी ने कहा, अगर असली आपात स्थिति आती तो वो सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता। अब क्या होगा, मैंने पूछा। कल सुबह से ड्रिलिंग ऑपरेशन पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे, उसने आगे कहा। पूर्ण सरकारी हस्तक्षेप शुरू होगा। हर सिस्टम की जांच होगी, हर मेंटेनेंस लॉग को पढ़ा जाएगा, हर पुर्जे की दोबारा टेस्टिंग होगी। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। और रोहन, एंथनी ने कहा, निरीक्षण के दौरान उसका व्यवहार आक्रामक था। वो कुछ सिस्टम्स की टेस्टिंग रोकने की कोशिश कर रहा था, कहता रहा कि वो हाल ही में प्रमाणित किए गए हैं। उसका ऐसा व्यवहार ही आगे और गहराई से जांच शुरू करने का आधार बन गया। दिया ने अपने कागज समेटे। ये तो बस शुरुआत है राजीव। एक बार हमने खुदाई शुरू कर दी है, अब बहुत कुछ और निकलेगा। मैंने सिर हिलाया, एक अजीब संतुष्टि और खालीपन के साथ। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस अब अगले चरण में प्रवेश कर रही थी। लेकिन महीनों में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैंने वो किया जो मुझे करना था, जिसके लिए मुझे प्रशिक्षण मिला था। जिन उन लोगों की रक्षा करना जो रिग पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं, भले ही कोई और ना करे। पूरा नियामक हस्तक्षेप कुल 4 हफ्तों तक चला। हर दिन कोई नई सच्चाई सामने आती रही। जाली मेंटेनेंस रिकॉर्ड, घटिया रिप्लेसमेंट पार्ट्स, बंद किए गए अलार्म सिस्टम और कई महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों में अनधिकृत बदलाव। एनएसईबी के निरीक्षकों ने 78 से अधिक गंभीर उल्लंघन पाए, जो कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। मुझे बार बार बुलाया गया, तकनीकी विवरण और संदर्भ प्रदान करने के लिए। हर बार जब मैं कार्यालय पहुंचता, सूर्यावहान के वकील बाहर इंतजार करते मिलते। हर दिन उनके चेहरे और ज्यादा थके और चिंतित दिखते। 2 बार तो मैंने रोहन को भी वेटिंग एरिया में देखा। वो मेरी आंखों में देखने से बच रहा था। दिया मुझे नियमित रूप से अपडेट देती रही। एक दोपहर उसने बताया, हमने रोजाना $1,12,00,000, लगभग 1,12,00,000 मिलियन, 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 लगभग 1,12,00,000
मिलियन लगभग 1 करोड़ 12 लाख। 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 ये मोर मिलियन लगभग 1 करोड़ 12 लाख। 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 तम मिलियन लगभग 1 करोड़ 12 लाख। 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 मिलियन 10 करोड़ रुपए का जुर्माना शुरू कर दिया है लगातार अनुपालन न करने पर। और अब हमने जांच को 3 अन्य प्लेटफॉर्म्स तक विस्तारित कर दिया है। यह खबर पहले इंडस्ट्री प्रेस तक पहुंची, फिर राष्ट्रीय मीडिया तक। सुरक्षा उल्लंघनों के चलते खाड़ी का प्रमुख तेल प्लेटफॉर्म बंद। सूर्यावहान के शेयर गिर गए। निवेशकों में घबराहट फैल गई, भविष्य की जिम्मेदारियों और कानूनी कार्यवाही के डर से। फिर वह दिन आया, औपचारिक सुनवाई का दिन। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने एक विशेष समिति बुलाई थी, एनएसईबी की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए और अंतिम दंड तय करने के लिए। कमरा भरा था, सरकारी अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और मीडिया से। मैं पीछे की सीट पर चुपचाप बैठा था, देख रहा था कि कैसे दिया और उनकी टीम ने सबूतों की प्रस्तुति शुरू की। प्रोजेक्शन स्क्रीन पर दिखाया गया, टूटी फूटी मशीनें, बायपास किए गए सेफ्टी सिस्टम और जाली दस्तावेज। फिर चलाया गया वो वीडियो जिसमें समीर राठी ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया था कि कैसे रोहन मल्होत्रा ने क्रू को स्पष्ट रूप से सेफ्टी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करने का आदेश दिया था। समिति के अध्यक्ष ने पूछा, "यह वीडियो कहां से आया?" दिया ने मेरी तरफ देखा, फिर जवाब दिया, "यह एक क्रू सदस्य ने दिया, जिसे सुरक्षा उल्लंघनों की गहरी चिंता थी, और वो अकेला नहीं था, ऐसे कई लोगों ने सबूत दिए हैं।" रोहन, जो सूर्यावहान की कानूनी टीम के साथ बैठा था, अब मेरी ओर मुड़ा और आखिरकार मुझे देखा। उसके चेहरे से सारा रंग उतर गया, उसकी आंखों में अचानक समझ का डर झलक उठा। उसने बगल में बैठे वकील से कुछ फुसफुसाया, पर वकील ने बस सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा देर। समिति का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। हर उल्लंघन पर अधिकतम दंड, हर सेफ्टी सिस्टम का निरीक्षण और पुनर्निर्माण अनिवार्य, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के घोर उल्लंघन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज। सूर्यावहान प्लेटफॉर्म 6 को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। 3 महीने बाद मैं नील गगन ऑयल प्लेटफॉर्म ब्लू वाटर होराइजन के डेक पर खड़ा था। सुबह की धुंध में एक हेलीकॉप्टर उतरता हुआ देख रहा था। रोटर की हवा से पानी उछलने लगा और चमकदार सेफ्टी जैकेट पहने कुछ नए प्रशिक्षु हेलीकॉप्टर से बाहर निकले। ये हमारे नए सेफ्टी प्रोग्राम के छात्र थे, मेरा प्रोग्राम। सूर्यावहान कांड जब सुर्खियों में आया, तब इंडस्ट्री से कई नौकरियों के ऑफर आए, लेकिन आदित्य रॉय, पूर्व सहकर्मी, ने सबसे रोचक प्रस्ताव दिया। एक नया सेफ्टी डिवीजन खड़ा करो, जमीन से, और तुम बनो इसके डायरेक्टर। निरीक्षण मानकों, रख रखाव और ट्रेनिंग पर पूरी आजादी। अब इंडस्ट्री डर गई है, आदित्य ने कहा था। कोई अगला सूर्यावहान नहीं बनना चाहता। हम अब सेफ्टी को खर्च नहीं, ब्रांड वैल्यू बना रहे हैं। मैंने एक ही शर्त पर काम स्वीकार किया, मैं अपनी टीम खुद लाऊंगा।
समीर राठी मेरी पहली भर्ती थी। फिर प्लेटफॉर्म 6 के 4 और लोग, जो पूरे समय मेरी डॉक्यूमेंटेशन में छिपकर साथ दे रहे थे। प्रशिक्षु कक्षा में एकत्रित हुए। मैं मंच पर पहुंचा। ना कोई पावर पॉइंट, ना चमकदार स्लाइड, सिर्फ अनुभव और सच्चाई। मेरा नाम है राजीव शेखावत। 22 वर्षों से मैंने इन प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है। अच्छे भी देखे हैं और खतरनाक भी। फर्क तकनीक में नहीं होता, फर्क होता है उन लोगों में जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। कुछ चेहरों पर पहचान का भाव था। उन्हें सूर्यवाहन के बारे में पता था। उन्हें विसल ब्लोअर की कहानी याद थी, जिसने एक पूरी ऑपरेशन को उजागर किया। रोहन मल्होत्रा को 8 महीने की जेल हुई थी, एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन में। मैंने आगे कहा, सूर्यवाहन ने 16,000 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना चुकाया और प्लेटफॉर्म 6 आज तक दोबारा नहीं खुला। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि सेफ्टी सिर्फ कागजी खानापुर्ती है। मैंने एक एक प्रशिक्षु की आंखों में देखा। यहां कोई भी गलती छोटी नहीं होती। तुम ही हो अपनी सुरक्षा की आखिरी दीवार, अपने क्रू की रक्षा के लिए और पूरे समुद्र के लिए। इसे कभी मत भूलना। मैं बोल रहा था और महसूस कर रहा था कि एक भारी बोझ उतर रहा है, जिसे मैं अनजाने में वर्षों से ढो रहा था। जिम्मेदारी का बोझ नहीं, वो तो मैं जीवन भर उठाऊंगा, बल्कि अकेले लड़ने का बोझ। अब मेरे पास एक टीम थी, एक उद्देश्य था और अधिकार था जो सच में मायने रखता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब पूरी प्रणाली चुप हो जाए, तब एक व्यक्ति की सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। ईमानदारी, साहस और जिम्मेदारी जब साथ आते हैं तो सबसे बड़ी कंपनियां भी झुक जाती हैं और जानें बचाई जा सकती हैं।